हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे इकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को। ये इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार की स्पीड सिर्फ उसके इंजन पर डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए अगर टायर पंचर हो जाए तो इंजन कितना भी दम लगा दे, कार आगे नहीं बढ़ेगी। इकोलॉजी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पौधे को कितना भी आप धूप दे, पानी दे दे, अगर मिट्टी में फास्फोरस कम है तो ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। तो आज हम इसी इकोलॉजी के चीज को समझेंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो बच्चों, लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है, लिमिटिंग फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो लिमिटिंग फैक्टर इकोलॉजी का एक थियोरिटिकल बेसिस है जो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कितना फैल सकता है, किसका नंबर कितना ज्यादा है और किसका प्रोडक्टिविटी कितना ज्यादा है, या कौन कितना ज्यादा सरवाइव करेगा, इसको क्या करता है, लिमिटिंग फैक्टर बताता है कि एनवायरमेंट कैसे इस चीज को रेगुलेट करेगा। आप कभी देखे होंगे किसी घास के मैदान में कभी बहुत घास होता है, कभी सूख जाता है, कहीं जंगल में किसी एक पेड़ बहुत होता है, कुछ नहीं होता। तो ये सब किसके कारण होता है, लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से। तो कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल हो, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल हो जो किसी जीव के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किए, कंट्रोल करे। क्या करके, शॉर्ट सप्लाई करे, अगर उस चीज की सप्लाई कम हो, जैसे मान लीजिए धूप कम हो तो पौधा कम ग्रो करेगा, अगर बहुत ज्यादा धूप हो तो भी उसके पौधे के ग्रोथ में रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो बच्चों, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले आया था 1840 में। 1840 में आया था लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द मिनिमम। किसका है, लाइबिग का। तो एक साइंटिस्ट थे, ये 1840 में बताया कि ग्रोथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका ग्रोथ किस पे हो रहा है, आपको पैसा भी चाहिए, अच्छा जिंदगी भी चाहिए, सारे चीजें हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो रिसोर्स सबसे कम में मौजूद होती है, जो सबसे कम होती है। तो इस लाइबिग ने इस कॉन्सेप्ट को इस बैरल के जरिए समझाया। ये देखे होंगे पुराने जमाने में तेल उल रखा जाता था, आज भी बैरल का यूज होता है। तो बैरल से लाइबिग क्या बताना चाहते हैं, तो मान लीजिए बैरल पूरा है और इसमें दीवारें बनी है, अलग अलग लकड़ी की पट्टियां लगी है, और कोई दीवार की पट्टी बस इतनी ही है। तो अगर हम इसमें पानी भरना शुरू करें तो पानी कहाँ तक भरेगा, जैसे ही यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ से पानी क्या होगा, गिरना चालू हो गया। तो लाइबिक साहब इससे क्या बताना चाहते थे, तो लाइबिक क्या कहते हैं कि पानी उतना ही भरेगा जितना उसकी सबसे छोटी जो लकड़ी है उसकी ऊंचाई होगी। तो इसको बायोलॉजी में कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो मान लीजिए किसी सॉइल में अच्छे से नाइट्रोजन है और बहुत ज्यादा दूसरे एलिमेंट है, उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, और क्या है, पानी भी सफिशियंट है उसके ग्रोथ के लिए, लेकिन फास्फोरस वहाँ सॉइल में क्या है, बहुत कम हो जाए। तो नाइट्रोजन कितना भी बढ़ा दिया जाए उसका ग्रोथ होगा नहीं, उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। तो वो फास्फोरस तो उसको नहीं मिल रहा है, फास्फोरस का कमी है। तो सारे चीज मिल जाने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर वहाँ क्या हो जाता है, फास्फोरस। तो इसी चीज को जस्टस बॉर्न लाइबिग ने अपना नियम दिया, लॉ ऑफ द मिनिमम, जो कम होगा वही ग्रोथ डिसाइड करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया 1905 में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ने। लेकिन इन्होंने किस पे बात किया, इन्होंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे बात किया, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस पर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। इनका कहना था जब कोई प्रोसेस कई फैक्टर से इफेक्ट होती है तो उसका रेट क्या होता है, सबसे जो स्लो वाला ऑप्शन होता है, जो सबसे कम स्लो फैक्टर होता है, उससे लिमिटेड होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक जगह आके ये रुक जाता है, फिर ये बढ़ता नहीं, कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों क्या आवश्यकता है, सबसे पहला आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश की और दूसरा CO2 की। तो डायग्राम में दिखाया जा रहा है जब CO2 कम है, यहाँ क्या है, CO2 कम है, इस लाइन में क्या दिखाया जा रहा है,
कि CO2 कम है। तो जब CO2 कम होगा तो CO2 क्या है, लिमिटिंग है। तो लाइट जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, जब तक CO2 मिलता रहेगा फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप लाइट को कितना भी बढ़ाते जाइए, अगर CO2 उतना ही है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये किसने बताया था, फ्रेडरिक फॉस्ट ने। इसको ब्लैकमैन का नाम दिया गया, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब भी लाइट बढ़ाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन एक CO2 लेवल तक। अगर CO2 को भी बढ़ा दिया जाए लाइट के साथ, फिर ये फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब CO2 फिर से लिमिटिंग ना हो जाए या कोई और फैक्टर काम ना करे। तीसरा लॉ बताया शेफर्ड ने। उसने क्या नाम दिया, शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये किस साल में आया बच्चों, 1911 में। तो इन्होंने दो चीजें के बारे में बताया। इनका क्या कहना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक दो लोग ने बात की, ब्लैकमैन ने और वॉनबिग ने, कि जो कमी होगा, जो सबसे जो रिसोर्स कम होगा वो डिसाइड करेगा। तो लेकिन सेफोल्ड ने एक नया चीज बताया। इसने क्या बताया कि कोई चीज अगर एक्सेस भी हो जाए, अति भी हो जाए, तो वो भी बुरी होती है। और उन्होंने और क्या बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक रेंज होती है, जहां वो सबसे अधिक ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। उसका एक मिनिमम होगा, एक ऑप्टिमम होगा और मैक्सिमम होगा, कि उस लिमिट के अंदर ये रहेगा। एक तरफ होता है क्रिटिकल मिनिमा, कि जिससे नीचे होगा तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। एक होगा क्रिटिकल मैक्सिमम, जिस पे भी वो ग्रो नहीं करेगा, और उसका बेस्ड ग्रोथ कहाँ होगा, जब वो एक ऑप्टिमम रीजन में रहेगा। तो स्टूडेंट, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन लिमिट्स में क्या होता है, एक जोन ऑफ टॉलरेंस होता है जहां ये सबसे बेस्ट ग्रो करता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का हिस्ट्री। अब हम लोग एक एक लॉ को अलग अलग समझेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग लाइबिग लॉ को डिटेल में समझेंगे। इसको लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम भी कहते हैं। ये 1840 में जस्टस वॉन लाइबिग, जो एक जर्मन केमिस्ट थे और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पे काम करते थे। तो ये क्या काम कर रहे थे, क्रॉप के प्रोडक्टिविटी पर, कैसे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार को बढ़ाया जाता है। तो करते करते उन्होंने क्या, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया, और उसको उन्होंने क्या बताया कि प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, टोटल रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करती। टोटल रिसोर्स का क्या मतलब है, कि उसमें कितना खाद डाला जा रहा है, कितना उसको लाइट मिल रहा है, कितना पानी, बस की किस पे डिपेंड करता है, जो रिसोर्स क्या हो, स्केरियस्ट मतलब सबसे कम हो, उस पे डिपेंड करती है। तो जो रिसोर्स प्लांट के लिए सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगी, वही उसके ग्रोथ को डिसाइड करेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बैरल एनालॉजी बताया। तो अब आप फिगर में इस बैरल को देखिए। तो सोचिए, ये बैरल अलग अलग ऊंचाई वाली लकड़ियों से बना है। हर लकड़ी क्या है, एक न्यूट्रिएंट, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर साला लिखा है, तो एक न्यूट्रिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बैरल में पानी कितना भरेगा, उतना ही जितना उसकी सबसे छोटी लकड़ी की ऊंचाई होगी। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, जैसे पोटेशियम की ऊंचाई सबसे कम है। अगर फास्फोरस वाली लकड़ी छोटी हो, या यहाँ पोटेशियम छोटी दिखाई जा रही है, तो वहां से क्या होगा, यहाँ से पानी गिरना शुरू, लीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप कितना भी दूसरा न्यूट्रिएंट, जैसे यहाँ वाटर मान लीजिए, कितना भी पौधों को पानी देते रहिए, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेवल उसका नहीं बढ़ेगा, जब तक आप उस छोटी लकड़ी, यानी यहाँ पोटेशियम दिखाया गया, पोटेशियम को यहाँ तक नहीं कर देंगे। तो इसका कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म वो क्या बता रहा है, तो ये क्या आइडिया पर बेस्ड है, ये आइडिया है डेफिशिएंट फैक्टर। अगर एक भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या हो, क्रिटिकल हो जाए, एसेंशियल क्या है, जिसका बहुत जरूरी है, क्रिटिकल हो जाए, उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जो उसके शरीर में होना चाहिए। तो अगर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो नीचे हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगा, भले ही बाकी सब एबंडेंट हो। तो अगर कभी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दिया जाए, खाद ज्यादा डाल रहा है, तो भी डेफिशिएंसी को वो कंपेंसेट नहीं कर सकता। मतलब अगर फास्फोरस की कमी हो तो आप ज्यादा पानी देकर भी पूरा नहीं कर सकते। तो डेफिशिएंसी ही क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो रिसोर्स की जो एफिशिएंसी होती है, जो न्यूट्रिशन पहले से अबंडेंट हो, उसे और ज्यादा सिर्फ पॉल्यूशन और वेस्ट होगा।
तो हमेशा क्या करना चाहिए, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, हमें हमेशा वीकेस्ट लिंक को आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करना चाहिए ताकि क्रॉप इट मैक्सिमम हो। तो स्टूडेंट, लाइविक का बैरल हमें क्या सिखाता है कि लाइफ में हमेशा जो कमजोर हो, जो चीज हमारी कमजोरी हो, उन पर काम करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके सिलेबस जैसा है। अगर आपका जेनेटिक स्ट्रांग है पर इकोलॉजी ठीक नहीं है, तो मार्क्स का आपका किसमें दिक्कत होगा, इकोलॉजी की वजह से आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो लाइबिक ने बताया कि नेचर क्या है, इक्वालिटी में नहीं बिलीव करता, ये रिक्वायरमेंट में बिलीव करता है। तो जितना आप अपने नॉलेज के बैरल को भरेंगे, उसके लकड़ी को ऊंचा करेंगे, उतना आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों, हमने अभी लाइबिक के बैरल में लकड़ी की ऊंचाई को एक न्यूट्रिएंट से कंपेयर करके देखा, और जो सबसे छोटी लकड़ी ही पानी का मैक्सिमम लेवल तय करती है। इसका मतलब है जो सबसे शॉर्टेस्ट है वही लिमिटिंग है। तो ये लॉजिक सीधा है, पर इसका मैथ और भी दिलचस्प है। तो अगर प्लांट ग्रोथ कई न्यूट्रिएंट से होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, नाइट्रोजन पोटेशियम काफी है, पर डिपेंड किस पे करता होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता होगा। लेकिन लाइबिक के हिसाब से ग्रोथ किसी एवरेज या टोटल पर नहीं होगा, वो किस पे होगा, जो कम रिसोर्स पर डिपेंड करेगी। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये टोटल ना होके जो मिनिमम है उस पे डिपेंड करेगा, यानी जो न्यूट्रिएंट सबसे कम है वही ग्रोथ का फाइनल बॉस हो जाए। ये उनके मॉडल का है कि अलग अलग, इसको आप पढ़ सकते हैं, अभी आपके लेवल में उतना नहीं है। जो लोग क्रॉप मॉडलिंग करते हैं उन लोगों का यूज किया जाता है। अब इस थोड़े 3D मॉडल को समझते हैं, ये क्या कर रहा है, इसको आप देखेंगे। तो जब तक इसमें क्या दिखा रहा है, एक नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी को, दूसरा एक्सिस फास्फोरस अवेलेबिलिटी को, और तीसरा ईल्ड को। तो जब तक आप नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। यील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यील्ड भी यहाँ क्या है, ऊपर जाता रहेगा। पर एक पॉइंट के बाद वो प्लेटू हो जाएगा, क्या है, नाइट्रोजन आप बढ़ा भी रहे हैं लेकिन यील्ड क्या है, और बढ़ नहीं रहा, ये फ्लैट हो जाता है, क्योंकि अब फास्फोरस क्या है, लिमिटिंग हो गया है। तो इस तरह क्या है, लाइबिक के सरफेस को देखने से हम समझ सकते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट में बैलेंस रेशियो कितना जरूरी है। तो इसका एडवांस जो एप्लीकेशन है वो किसमें होता है, मॉडल्स में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर मॉडल्स में, कि सही क्रॉप में क्लाइमेट के हिसाब से क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो बच्चों, लाइबिक्स का लॉ एग्रीकल्चर में काफी एप्लीकेशंस है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के साइंस को जानना हो या सॉइल केमिस्ट्री को। पहले लोग सोचते थे कि बस खाद डाल दो और यील्ड बढ़ जाएगी, पर लाइबिक ने समझाया अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप कितना भी फास्फोरस डाल रहे हो, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये उन्होंने समझाया लोगों को, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बताया। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है इस लॉ के लिए कि कब ये अप्लाई होगा, तो लाइबिक्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब क्या हो, फैक्टर एसेंशियल हो। मान लीजिए कोई फैक्टर एसेंशियल नहीं है, जैसे पौधों के ग्रोथ के लिए मान लीजिए उस पौधे के ग्रोथ के लिए सल्फर की जरूरत नहीं, तो सल्फर कम हो ज्यादा हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हो गया, अगर नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस काम नहीं, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस काम नहीं कर सकता, एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता। अगर हमारे पास धूप कम है तो हम उसमें ज्यादा पानी डालने से भी वो ग्रोथ नहीं करेगा जब तक धूप सही ना हो। तीसरा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात पर सिर्फ एक ही फैक्टर लिमिटिंग होना चाहिए। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा पौधों में नहीं होता, लेकिन इनका लॉ तभी काम करता है जब हम लोग क्या मानते हैं कि एक टाइम पर एक ही फैक्टर लिमिट हो। अगर इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात किया जाए, तो भले ही ये एग्रीकल्चर के लिए बना हो, पर हर इकोसिस्टम में फिट बैठता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन पर अक्सर नाइट्रोजन ही होता है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फ्रेश वाटर में फास्फोरस हमेशा लिमिटिंग होता है। और क्या होता है, और अगर मरीन इकोसिस्टम है तो वहाँ आयरन लिमिटेशन होता है। तो बच्चों, इनको जरूर याद रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल में क्या लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। बच्चों, लाइबिक का जो लॉ है वो तभी काम करता है जब कुछ चीजें क्या हो, उसको एज्यूम किया जाए कि वो ऐसा हो, तभी काम करता है। तो ऐसे कौन से एजम्पशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, यानी ये मानता है कि एक बग पर सिर्फ एक ही चीज ग्रोथ रोक सकती है।
दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट एक्शन। माना जाता है कि एक न्यूट्रिएंट का होना या ना होना दूसरे के अपटेक पर असर नहीं करता। तीसरा क्या है, स्टेडी स्टेट। ये असूम करता है कि एनवायरनमेंट क्या है, कांस्टेंट है और कंडीशन बदल नहीं रहा है। ये एजम्पशन रियलिटी को सिंपलीफाई करता है ताकि कैलकुलेशन सही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों, रियलिटी क्या है, नेचर में क्या होते हैं, मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। कई चीजें एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलकर ग्रोथ को लिमिट करते हैं। इसे हम को लिमिटेशन भी करते हैं। एक और चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सिनर्जीज एंड इंटरेक्शन। कभी कभी एक न्यूट्रिएंट का होना दूसरे के लिए की बन जाता है। अगर जिंक नहीं है तो प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्लिमेटेशन एंड एडेप्टेशन। प्लांट रोबोट नहीं है, अगर एक चीज कम है तो वो अपनी रूट मॉर्फोलॉजी बदलकर या मेटाबॉलिज्म एडजस्ट करके कंपेंसेट करने का कोशिश करता है। अगला क्या है, स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। जियोग्राफी और वक्त भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। एक न्यूट्रिएंट जो सुबह लिमिटिंग था शायद शाम को ना रहे, जो न्यूट्रिएंट पहले कम है शायद बाद में क्या हो वो बढ़ जाए। तो लाइबी का लॉ क्या करता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। अगला क्या है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड टॉक्सिसिटी। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, लाइबिक ने कहा कम है तो ग्रोथ रुकेगी, पर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इस पे उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इनका क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में टॉक्सिक भी हो जाते हैं, या हमें सेफल्ड के लॉ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइबिक एक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे लॉ को देखेंगे, शेफर्ड के लॉ को देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। तब तक आप चैनल के दूसरे वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।